हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 के बारे में, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, उसका सिलेबस सभी के लिए समान है। तो उसी के लिए यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टीचिंग, शिक्षण। इस बार वैसे भी पैटर्न चेंज हो गया है, न्यू सिलेबस अपलोड किया गया है। तो उसका पहला टॉपिक है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण। वैसे तो सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित है, शिक्षण होता क्या है, लेकिन जब ये थ्योरी के रूप में पूछा जाता है तब क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। तो उस पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण वैसे तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक जो शिक्षार्थी है उसके व्यवहार में क्या होता है, वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण किसी भी क्षेत्र में करवाया जा सकता है, या फिर शिक्षण कहें तो एक तरीके से शिक्षक और छात्र होते हैं, उन दोनों में उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला क्या होता है, एक तत्व होता है। शिक्षण हेतु इन दोनों शिक्षक और छात्रों की जरूरत होती है। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थियों में परिवर्तन लाया जाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनके बिना शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, असंभव होती है। वो क्या होती है, एक तो अध्यापक और दूसरा विद्यार्थी या छात्र। शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दी गई है, वो देख लेते हैं। जैसे कि रायबर्न ने दी है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण क्या होता है, शिक्षण बालकों को उचित यातनाएं देने का एक साधन है। यातनाओं से अर्थात प्राचीन काल में भी बालक जो होते थे वो अपना छोड़कर गुरुकुल में जाकर रहते थे, चाहे कितने ही राजा के पुत्र हो, कुछ भी हो, वहां पे सामान्य जीवन जीते थे। आज प्रेजेंट टाइम में भी बच्चे हैं वो हॉस्टल में जाकर रह के मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, चाहे वो कितने भी अच्छी फैमिली से आए हो, उन्हें वहां पे सामान्य जीवन जीना पड़ता है। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षण बालकों को उचित यातनाएं देने का एक साधन हो। उसके अनुसार शिक्षण के माध्यम से उनके संवेगों को ठीक किया जाता है, उनके अंदर से उद्देश्यों को बाहर निकाला जाता है, और उनकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, उन्नत किया जाता है। और यही सब क्या कहलाता है, शिक्षण। संवेगों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, कैसे गुस्से को बहुत कंट्रोल करे, बहुत ज्यादा भावुक ना हो, इस तरीके से। उनके अंदर हर की लाइफ का एक उद्देश्य होता है, तो अपना अपना सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, उस उद्देश्य को बाहर निकाला जाता है। उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है, कुछ की सही कुछ की बिगड़ी, तो उनको सही किया जाता है। दूसरी परिभाषा दी गई है बर्टन के अनुसार। बर्टन के अनुसार शिक्षण क्या होता है, शिक्षण जिससे सीखने में, शिक्षण ऐसा कार्य है जिससे क्या हो, सीखने में उत्तेजना पैदा हो। इसके अलावा शिक्षण जो कार्य है वो एक छात्र के जीवन में एक तो पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, और एक उसे क्या देता है, प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है सिम्पसन के अनुसार। सिम्पसन ने भी बोला है शिक्षण क्या है, एक प्रकार से साधन है जिससे समाज, एक चुना हुआ वातावरण होता है, एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसमें अपने बालकों को शीघ्र से शीघ्र या शीघ्रता शीघ्र उस विश्व के अनुकूल बनाता है जिसमें कि उन्हें क्या है, आगे जाकर रहना है, वन मानुष की जिंदगी नहीं जी सकती। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है, जो भी विषय वस्तु होती है, उन्हें चर कहा जाता है, वेरिएबल। और मुख्य रूप से शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। नाम से ही जान जाएंगे आप, स्वतंत्र चर, आश्रय चर और नियंत्रित या मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर क्या होता है, ऐसा चर जो स्वयं को ना बदले, बल्कि उसका कार्य क्या है, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और वो परिवर्तन भी कैसा, वांछित परिवर्तन, तभी वो शिक्षण होगा। वह क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर। और इस प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
स्वतंत्र चर कौन होता है? एक शिक्षक, अध्यापक। दूसरा होता है आश्रय चर। आश्रय चर ऐसा चर जो दूसरों की वजह से क्या हो जाता है, उसके स्वयं में क्या लाना की कोशिश करता है, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है या स्वयं में बदलाव लाता है, वह आश्रय चर कहलाता है। और इस अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होता है, छात्र जो होता है, वो आश्रित चर होता है। तीसरा नियंत्रित या मध्यस्थ चर, ऐसा चर ना तो स्वयं बदलता है और ना ही वो दूसरों को बदलता है, वह कौन सा चर कहलाता है? नियंत्रित। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो हमेशा नियंत्रित चर होता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं तीनों। तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य रूप से तीन पहलू होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों पहलुओं में संपर्क स्थापित करने का प्रयास, शिक्षक के पास में विद्यार्थी नहीं हो तो कैसे हो शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम नहीं हो तो शिक्षक विद्यार्थी, तो तीनों जो पहलू है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों पहलुओं में संपर्क स्थापित करने का प्रयास कौन करती है? शिक्षण प्रक्रिया। और ये जॉन डीवी का फेमस फॉर्मूला भी है, जिसे मानते हैं जॉन डीवी की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, जैसे कि आप इसमें ट्रायंगल में देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित, यदि शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा एक विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन यदि नहीं होता है तो शिक्षण नहीं माना जाता है। अतः उत्तम शिक्षण वही कहलाएगा जिससे कि क्या हो, विद्यार्थियों के व्यवहार के सभी पक्षों को क्या किया जा सके? विकसित किया जा सके। सांवेगिक हो या फिर उसका आनुवंशिक हो, जो भी परिवर्तन लाना, और वो परिवर्तन भी कैसा हो? स्थायी हो। इसके अलावा उन परिवर्तनों को वह विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन में भी क्या कर सके? उपयोग में ले सके। शिक्षण क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य या फिर उद्देश्य जो ही विशेषताओं में आगे जाके बदल जाते हैं। तो शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या है? सर्वप्रथम जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, विद्यार्थियों के, शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या लाना? वांछित परिवर्तन या इस प्रकार के परिवर्तन लाने से है ताकि उन्हें क्या करे? समाज के उपयोगी बनाया जा सके। उनके जो व्यवहार में परिवर्तन ऐसा हो ताकि वो देश के भी काम आ सके, इस समाज के काम आ सके। शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, समय समय पर, समय के अनुसार स्थितियां बदलती रहती है तो उन्हें भी बदलाव की जरूरत होती है, इसलिए अल्पकालिक होते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को जब तक निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक शिक्षण की प्रक्रिया भी, अगर आपने उनके उद्देश्य निर्धारित नहीं किए तो आपकी शिक्षण की प्रक्रिया भी क्या रहती है? अनिश्चित ही रहती है। इसके अलावा शिक्षण के उद्देश्यों का सीधा संबंध क्या होता है? भली भांति विषय के शिक्षण से हमेशा होता है, और ये शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य नहीं, विशिष्ट होते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों के माध्यम से कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण होता है, उस होने वाले शिक्षण को, कक्षा में जो शिक्षण होने वाला है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। अतः शिक्षण के उद्देश्य जल्द से जल्द बनाने चाहिए। एक शिक्षण का उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्ष जो भी होते हैं, एक व्यवहार में जो पक्ष चेंज होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसमें क्या लाना होता है? इसका उद्देश्य मुख्य परिवर्तन। इन उद्देश्यों के माध्यम से छात्रों की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको भी क्या किया जा सकता है? गतिशील बनाया जा सकता है। जैसा कि इस ट्राइंगल में ही शिक्षण उद्देश्य यदि होंगे तो उससे क्या होगा? टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और आप उनको करने के बाद में क्या कर सकते हो? उनका मूल्यांकन। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? एक कक्षा में उपयुक्त शिक्षण परिस्थिति, यदि परिस्थिति नहीं होगी, यदि वातावरण नहीं होगा तो उन उद्देश्यों की क्या नहीं की जा सकेगी? प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो शिक्षण मुख्य रूप से क्या है? एक अंत्यक्रिया, पारस्परिक अंत्यक्रिया है जो विद्यालय पूर्ण होने तक चलती है। शिक्षण की प्रक्रिया, इसका कार्य एक विशिष्ट विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने से होता है। शिक्षण मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? ये प्रजातांत्रिक होता है और शिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे मुख्य बात यह होती है, शिक्षण की प्रक्रिया में जो भी विषय वस्तु होती है, जो भी आप मैटर पढ़ा रहे हैं, उनको यदि आप विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से, उनके जीवन से संबंधित करके पढ़ाएं तो वो शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है? एक तो आसान हो जाती है अध्यापक के लिए, बालकों के भी उसमें क्या आता है? इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो जाती है, और रुचि पैदा हो जाती है तो शिक्षण की प्रक्रिया भी क्या रहती है? सफल रहती है, स्टेबल रहती है, स्थायी हो जाती है। शिक्षण की प्रक्रिया में जो विषय से संबंधित आसान हमेशा कभी भी
जब भी आप विषय शुरू करें, इंट्रोडक्टरी पार्ट कभी भी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं बताए। कठिन बातें, कठिन विषय को देखकर ही जो विद्यार्थी है घबरा जाता है, इसलिए सबसे पहले उसे क्या है, आसान, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन। तो हमेशा आसान बातों को पहले बताए, उसके बाद जटिल विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाए, ताकि विद्यार्थी धीरे 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 उस टॉपिक तक पहुंच जाए और क्लियर कर ले। तो शिक्षण की प्रक्रिया में मॉरिसन के अनुसार जो शिक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है उनके अनुसार जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, तो अधिक परिपक्व व्यक्ति तो हो गया शिक्षक, जो एक कम परिपक्व व्यक्ति यानी विद्यार्थी छात्र को अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से क्या करता है, अंत्यक्रिया की प्रक्रिया करता है, वही शिक्षण है। शिक्षण अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है एक तंत्रात्मक शिक्षण, जैसे कि सरकार भी होती है। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें क्या होता है, पहले बहुत चलती थी ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो गुरुकुल में ज्यादातर होती थी, जिसमें क्या है, समस्त कार्य शिक्षक के अनुसार किए जाते हैं। शिक्षक ही पूरी पाठ की कार्य योजना बनाता है और जरूरी नहीं कि वह उस जो पाठ योजना है उसमें विद्यार्थी को किस तरीके की आवश्यकता है उसका ध्यान भी रखे नहीं रखा जाता है इसमें। और इस प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है एक तंत्रात्मक, इसमें विद्यार्थियों को प्रश्नों का जो उत्तर है उससे पूछने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है, तो इसमें अंत्यक्रिया नहीं हो पाती है। दूसरा है प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। ये इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें अंत्यक्रिया होती है, उस माध्यम से शिक्षक और छात्र क्रिया करते हैं और इसमें छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक है वो पाठ का योजना का निर्माण करता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है और छात्र जो अपने जो दिमाग की मानसिकता है, उसके पास दिमाग है, उसका उपयोग करते हुए ही क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। जैसे कि दूरस्थ शिक्षा, जो दूरस्थ विद्यार्थी जो नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थी होते हैं, नॉन कॉलेज वाले, वो इसमें आते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण खुद ही अधिगम करते हैं, खुद ही अपने लेवल पे ही उसको समझते हैं जो भी मैटर होता है। अब शिक्षण का स्तर भी 3 प्रकार का होता है। किस किस, जैसे कि एक तो होता है स्मृति स्तर, जिसके प्रवर्तक है हर्बर्ट महोदय। स्मृति स्तर ये शिक्षण का सबसे नीचे वाला स्तर होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी विषय को एक बालक के अचेतन मन होता है उसमें इस टाइप से, इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि जरूरत पड़ने पर बालक उसे याद कर ले, रिकॉल कर ले, प्रत्यस्मरण कर ले। और ज्यादातर रेसिटेशन देखा होगा आपने प्राथमिक कक्षाओं में, वहां ये होता है स्मृति स्तर। स्मृति के बेस पे उनको बहुत लर्न करवाया जाता है। दूसरा होता है शिक्षण में बौद्ध स्तर, जिसके प्रवर्तक मॉरिसन है। इस प्रकार के स्तर में क्या होता है, विषय वस्तु होती है, उसे उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, या फिर प्रयोगों के माध्यम से उनके समक्ष रखा जाता है। तो उनका जो बौद्धिक स्तर है वो भी उच्च होता है और ज्यादातर ये बौद्ध स्तर है, ये माध्यमिक कक्षाओं में इस तरीके का शिक्षण कार्य किया जाता है। फिर एक चिंतन स्तर, जिसके प्रवर्तक हंट, इनके प्रवर्तक का नाम हंट था। चिंतन स्तर को शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इसमें सभी तरीके के अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क की प्रक्रिया भी होती है। ये बहुत ज्यादा स्थायी माना जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, इसमें हमने बात करी शिक्षण के अर्थ के बारे में, शिक्षण के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में, किस किस प्रकार के शिक्षण होते हैं, उनका क्या क्या स्तर होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट माय सुपर बाइट्स पर हमने बहुत सारे पीडीएफ की फॉर्म में पोस्ट किए हैं, आप चाहे तो वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।